चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, विशेष आप बताएंगे ना क्या था पीएमआई का 3 स्टेप? ये सही बता रहे हैं आपका कृतिका। क्या थे 3 स्टेप आपके शॉर्ट में? लेट नहीं, पहले प्रूव करते हैं। हाँ हाँ, प्रूव करते हैं। इट इज ट्रू फॉर, हाँ बिल्कुल सही। हाँ फिर लेट नहीं करते, फिर प्रूव करते हैं। लेट का और उसका ना कंफ्यूजन मत रखना। हाँ, लेट केवल किसमें है? सेकंड स्टेप में ना। तो अगर आप समझ में रहा कि पहला स्टेप ये ना पीएमआई का स्टेप बता रहा हूँ जो अभी यूज करेंगे हम इसमें, है ना। तो आपको समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। पीएमआई है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास का चैप्टर है, जिसमें 3 स्टेप चलते हैं। केवल स्टेप आपके लिए एक बार रिवाइज कराता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। बहुत आराम समझ जाओ, कोई दिक्कत आएगी तो कल रिपीट कर देंगे। तो पहला स्टेप है कि हम प्रूव करेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर आपका दूसरा स्टेप होता है स्टेप नंबर 2, इसमें हम लेट करके चलते हैं। लेट इट इज आपका ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। केवल याद रखना, ना समझ में आ रहा हो कोई टेंशन नहीं है अभी। स्टेप नंबर 3, नाउ प्रूव दैट, है ना। हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट इट इज ऑल्सो ट्रू। ये प्रूव करना होता है, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम इसको जनरलाइजेशन कहते हैं। वैसे इसका मतलब क्या है इंडक्शन का? इंडक्शन मतलब क्या होता है? जनरलाइजेशन, है ना। कोई चीज एक बार के लिए भी ट्रू है, 2 बार के लिए भी ट्रू है, 3 बार के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी ट्रू, माना k प्लस 1 के लिए भी ट्रू प्रूव कर दिया, तो उसको हमने क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया। इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, है ना। तो इंडक्शन का मतलब भी होता है यहाँ पर जनरलाइजेशन, उसको जनरलाइज कर देते हैं। चलिए निकालेंगे यार पहला क्वेश्चन। ये स्टेप 3 आपको याद में रखेंगे, और आपके लिए खासतौर से कहूंगा केवल 3 स्टेप को याद रखना। कैसे मैं यूज करूंगा वो भी डिस्कस करते हैं। हाँ जी, पहले आपके हो गए थे ना क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना है, मतलब समझिएगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आने की इसकी चांसेस आपकी यूटी में बहुत ज्यादा रहेगी ना। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं। एक तो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 18 बहुत रिपीट होता है, एक ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत रिपीट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर है आपका 100, एनसीईआरटी का एक बार निकाल लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को करना है बाय द मेथड ऑफ पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसकी फुल फॉर्म होती है। ये हमारी एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0 हमें दे रखी है। इसमें देखिए एक आइडेंटिटी यानी कि आई का यूज होने वाला है। तो आप बता सकते हैं यार कॉमन सेंस से कि आई जो मैट्रिक्स यूज होगी वो किस ऑर्डर की यूज होगी? इसमें 2/2 की, है ना। क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इसमें 1 0 0 और 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब हमें जो शो करना है उस पर लेके आते हैं, है ना। शो दैट पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, और पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी का 100। स्मॉल a इंटू आई प्लस स्मॉल b, है ना। स्मॉल a और कैपिटल ए का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा। पावर कितनी है? n इज इक्वल टू में है a की पावर n इंटू आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 स्मॉल b और कैपिटल a, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने कहा भी था ये पीएमआई में बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है। इट इज ट्रू फॉर ऑल n, क्या है यहाँ पर? कैपिटल N नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है हमारी? 1 से, और कहां तक जाता है? इनफाइनाइट। ठीक, चलिए पहले एक बार समझ लीजिएगा, फिर आप पीएमआई का यूज करेंगे, है ना। जरा हम बात करते हैं स्मॉल a यानी कि कोई कांस्टेंट है, उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? आइडेंटिटी से। हाँ जी, जरा सोच के बताएंगे। स्मॉल a इंटू आई जब मैं लिखूंगा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में तो क्या लिखूंगा? a 0 0 और 1। हाँ यार, अब ये बात क्लियर है आपको, समझ आ रही है कि स्मॉल a का मल्टीप्लाई हो गया आइडेंटिटी से? कहीं दिक्कत है ना? डिस्कस कर लेना एक बार। थोड़ा सा दिक्कत आएगी वो आपके संग अलग से डिस्कस कर लेंगे। स्मॉल b इंटू कैपिटल ए, हाँ जी बताएंगे ना। जीरो में किसी, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करो 0, और यहाँ से क्या हो गया? जी, यहाँ पे हो गया आपका b, और इन दोनों को क्या करना है? हमें प्लस करना है। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या बनेगा यहाँ पर? a b 0 a, और पावर क्या लिखी हुई है? n। तो मैंने LHS को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया पहले। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें जरा भी। अब मैं राइट हैंड साइड पे काम कर रहा हूँ। a की पावर n इंटू आई, यानी कि a की पावर n क्या है? कांस्टेंट है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या बनेगा? a की पावर n 0, और यहाँ पे a की पावर n, और ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। कैपिटल ए क्या है हमारी? एक मैट्रिक्स है।
कैपिटल ए और कैपिटल आई क्या है हमारी मैट्रिक्स है, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे होगा, कैपिटल ए से, और कैपिटल ए क्या है हमारी एक मैट्रिक्स है, ये बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं जीरो हैं, तो डेफिनेटली बात है 0 0 0, और यहाँ क्या लिखने वाला हूं मैं n a की पावर n -1 इंटू स्मॉल b। पहले बात समझ आई नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कैपिटल ए से होना था, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कैपिटल ए के हर एलिमेंट से होना था, मगर यहाँ पे क्या था 3 तो जीरो थे, अरे जीरो से किसी को मल्टीप्लाई कर दो जीरो हो जाता है ना, केवल इसके संग ही तो मल्टीप्लाई होगा। बात क्लियर है मेरी यहाँ तक, ये इसे समझ आया नहीं आया, कंफ्यूजन तो नहीं कोई। अब मैं राइट हैंड साइड में अगर इनको ऐड करूंगा, यहाँ क्या बनेगा a की पावर n, जीरो से क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ n a की पावर n -1 b, और यहाँ से 0 और यहाँ से आ गया a की पावर n। यहाँ से क्वेश्चन को मैं PMI से स्टार्ट करूंगा। पहले मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को इनकी हेल्प से मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, पहले एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है। हाँ यार अब आपको ये बात क्लियर है मेरी, ये कन्वर्जन में कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए स्नेहा तो फिर आंसर दे ही रहे थे, तो इसलिए मैं समझा उनको तो क्लियर हो गई होगा। अब मैं इस चीज को यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, या चलो नहीं लिखा रहे थे ना, क्योंकि क्या दिक्कत है, ये मेरा पहला स्टेप आ गया। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसकी, PMI के 3 स्टेप हमने आपसे रिवाइज कराई लिया और 2 क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये प्रूव होना चाहिए है ना, ये लेट वाला एज्यूम नहीं है। यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, LHS में भी और RHS में भी, और अगर सब कुछ सही है तो दोनों आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए है ना। चलिए नहीं आ रहा है इक्वल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता पहला स्टेप ही फेल कर दिया आपने, तो ये होगा ही होगा है ना। चलो देखेंगे यहाँ से कितना हो गया, a b 0 a और पावर कितनी 1 लगा दी, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है ना। यहाँ n की वैल्यू 1 लगाएंगे, a यहाँ से 0 यहाँ से a, और यहाँ n की वैल्यू क्या लगने वाली है 1, और a की पावर क्या बन गया 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, n की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या बनेगा सिर्फ और सिर्फ b। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, भाई ये तो 1 है, किसी की पावर 0 1 हो गया, 1 into 1 1 हो गया, b का मल्टीप्लाई 1 से करा, क्या आ गया आंसर b, क्या हो गया ट्रू हो गया नहीं हो गया, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो मैंने n इक्वल टू 1 लिखाया और इसमें प्रूव कर दिया, ये प्रूफ होना होता है ना, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि 11th पे चैप्टर हट गया था, PMI का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया और उसको हम यूज कर रहे हैं। हाँ यार अब आपको ये बात क्लियर है यहाँ तक, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 का लॉजिक पहला पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ पूछना तो नहीं है। चलिए सेकंड स्टेप, हाँ जी जल्दी से रिवाइज कराएंगे। सेकंड स्टेप क्या होने वाला है मेरा, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k है ना। और जैसे मैं कहा अब ये बड़ा प्लस पॉइंट है आपके संग, रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही है, लिखते जाओ अच्छी बात है ना, जो भी आप अपने हाथ से लिख रहे हो वो एक अलग ही बात होती है उसके, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हो पीछे भी है ना। तो दूसरा स्टेप, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो मैं यहाँ से कुछ चीजों को यहाँ से हटा रहा हूँ है ना, ये अच्छा ये ऊपर रखा, चलिए क्वेश्चन हटाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक क्लियर था ना। तो दूसरा स्टेप है ना, स्टेप नंबर 2, अब हमारा चल रहा है यहाँ पर स्टेप नंबर 2, और ध्यान रखना इसमें लेट लिखा रहता है, लेट मतलब हम मान के चल रहे हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k है ना, मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था हमारा है ना, तो इसमें n की वैल्यू क्या लगा दूंगा मैं k, पहले आप लिख लो यार है ना, मैं लिखा है, आप थोड़ा सा ना फिर वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, पहले आप एक बार लिख लो यार यहाँ तक, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन यहाँ से था, इसमें मैं मान के चलूंगा लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n की वैल्यू k लगा दूंगा, उसको ट्रू मान के छोड़ दूंगा, और तीसरा स्टेप फिर हम प्रूव करेंगे ना, मेन स्टेप इसमें थर्ड स्टेप ही होता है। चलिए लिख लीजिए एक बार आप इसको, फिर आगे बढ़ेंगे है ना। ये थोड़ा सा हटाता हूँ जरा सा ना, इजी है बहुत इजी, एक बार आप समझ गए ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपने आप खुद भी बड़े आराम से कर सकते हैं, समझने का काम है, मुश्किल नहीं है इस तरह का। हाँ ये करा जाए, चलिए हम क्या मान के चले, लेट, ध्यान रखना लेट का वर्ड केवल स्टेप नंबर 2 में होता है, तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो यहाँ से कितना हो गया a b 0 a,
और पावर कितनी है k, और जहां जहां n है वहां क्या पुट हो जाएगा, k पुट हो जाएगा, है ना। तो राइट हैंड साइड में कितना हो गया, a की पावर k, 0 यहाँ से a की पावर k, यहाँ से k, a की पावर k माइनस 1 इंटू बी, और इसको मैंने सेकंड नंबर डाल के छोड़ देते है ना। इसका इस्तेमाल किसमें होना है आपका, स्टेप 3 में इस्तेमाल होना है ना। स्टेप 2 का जो यूज होता है वो स्टेप 3 में होता है। सर आपने सेकंड वाले में क्या लिखा है? है जी, सर मतलब सेकंड स्टेप के सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है? देखिए मैं दोबारा बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता पीएमआई का, है ना। यहाँ से पीएमआई स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने पहले प्रूफ किया इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसमें n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान के चल रहा हूँ, तो जहां जहां n है वहां k लगा दीजिए। a b 0 a, यहाँ पे क्या लग गया k, n की वैल्यू k लगा दी, a की पावर k, n की जगह k, a की पावर k माइनस 1 इंटू बी, और 0 और a की पावर k, जहां जहां n है वहां k लगा दिया। इसको ट्रू मान के मैंने छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल होना है थर्ड स्टेप में। इस स्टेप में कोई दिक्कत अभी भी आपको? सर इससे अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है एक्सपोनेंट्स का मैट्रिसेस में। नहीं, कहाँ पर कह रहे हो, यहाँ पर कुछ कह रहे हो मल्टीप्लाई करने की? नो नो सर, नहीं सर समझ में आ गया। हाँ, वो कह रहे हैं कुछ ऐसा कंफ्यूजन है नहीं, है ना। इसको बस मान के छोड़ देते हैं, है ना। अब बात आ रही है स्टेप नंबर 3 की, है ना। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं स्टेप नंबर 3। हाँ, ये क्या प्रूव करना होता है कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, है ना। जहां जहां n है वहां क्या लग जाएगा आपका k प्लस 1, यानी कि a b 0 a, यहाँ से k प्लस 1, और n की वैल्यू क्या लगेगी k प्लस 1, k प्लस 1 0, a की पावर क्या लग जाएगी k प्लस 1, n की वैल्यू क्या लगा दी मैंने k प्लस 1। हाँ जी, n की वैल्यू k प्लस 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा a की पावर के k, है ना। यहाँ से क्या बन जाएगा a की पावर k इंटू बी। ये बात क्लियर है मेरी? अब मैं इसको हटाने वाला हूँ नीचे से, है ना। इसको हटा दो नीचे से, मैं इसको हटा रहा हूँ। हाँ, ये आराम, आपको कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? थोड़ा लॉजिक क्लियर हो रहा है नहीं कि ट्रू के लिए मतलब प्रूव कर दिया, है ना, थोड़ा हो रहा है ना। थोड़ा सा ये नया लॉजिक है ना आपके लिए, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब हाँ जी बताएंगे जरा, ये मेरा क्या हो जाता है पूरा टारगेट, ये मेरा आंसर है ना। ये मेरे को प्रूव करना है, और क्या लेके चलूंगा इसमें मैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इसका इस्तेमाल होता ही होता है, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, सर इसकी k की पावर इंटू 1 की पावर मल्टीप्लाई है ना। करेंगे। a b और 0 a पावर क्या करेंगे k, और यहाँ से a b 0 a, है ना। k प्लस 1 को k और 1 में ब्रेक कर दिया, कर सकते हैं, है ना। और इसकी वैल्यू कहां से लगने वाली है, जो हमने ट्रू मान के छोड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कहां से उठेगी, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, है ना। ये वैल्यू यहाँ से, कौन सा वाला कह रहे हो? हाँ, अच्छा, देखिए ये पावर k प्लस 1 थी। देखिए अगर मैं ये यहाँ पर है, चलो दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ, इसकी पावर कितनी है, 1 है। जब ये दोनों चीज सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, समझे ना? तो इसको उल्टा सोचो तो फिर ये जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये वैल्यू कहां से उठेगी हमारी, फ्रॉम 2 से, तो मैं इसकी वैल्यू लगा रहा हूँ फ्रॉम 2 से। यहाँ पे मैं पुट कर दिया a की पावर k, यहाँ से k, a की पावर k माइनस 1 इंटू बी 0, और यहाँ से a की पावर k, फिर यहाँ से क्या करेंगे हम a b और 0 a। अब इन दोनों को क्या करने वाला हूँ मैं आपस में मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आने वाला है, आंसर आपके सामने लिखा है। पहले क्या बताओ, मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता? ये 2/2 है, 2/2 है, मल्टीप्लाई होगा। ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का, 2/2 होगा। आंसर भी 2/2 का है, यानी कि वो चीज तो क्लियर है। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहली रो एक्टिव है आपकी, पहली रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट बनेगा, है ना। तो देखा अगर कहीं कंफ्यूजन है तो a की पावर k का मल्टीप्लाई किससे हो गया, a से, क्या बन जाएगा अल्टीमेटली a की पावर k प्लस 1, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से, क्या हो गया 0 हो गया, है ना। इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हुआ 0 हो गया, यानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो पहला आंसर मैच कर गया, पहला आंसर मैच कर गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, है ना, पहली रो दूसरा कॉलम, a की पावर k का मल्टीप्लाई किससे हो गया b से, a की पावर k इंटू बी, और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा इससे प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू में a। हाँ यार समझ में आ रहा है आपको मल्टीप्लाई, ये तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, क्लियर है थोड़ा मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का?
यस सर। आप क्या करेंगे, सेकंड रो पहला कॉलम, फिर दोबारा शुरू हो जाता है ना, सिंपल। आप तो मल्टीप्लाई जानते हो आप बहुत अच्छे से। 0 इंटू ए 0, इसका मल्टीप्लाई किससे, 0 से। क्या हो गया आंसर, 0। आंसर देखते हो, देखो मैच हो रहा है आंसर, है ना। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सर लेकिन 0 हम इसमें उल्टा भी तो कर सकते हैं, मतलब 1 वाला पहले और k वाला बाद में, तो फिर डिफरेंट आएगा आंसर। नहीं, कोई दिक्कत, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया, 0 और a की पावर k इंटू ए, यानी क्या बन जाएगा, a की पावर k प्लस 1। और देखिए आपको ये वाला एलिमेंट, 3 एलिमेंट तो मैच कर गए, मगर ये वाला एलिमेंट इससे मैच नहीं कर रहा है। हाँ मैच कर जाएगा, बस क्या कॉमन लेना होगा आपको। चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये भी आंसर वही है, कोई नई बात नहीं है। a की पावर k प्लस 1 0, और यहाँ से कितना है, a की पावर k प्लस 1। दस उसके आंसर देना, a की पावर k माइनस 1 इंटू ए। हाँ ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, a की पावर k, क्योंकि k माइनस 1 प्लस 1 क्या बन गया, k। तो जो मैं समझना, यहाँ से अलग से दिखा देता हूँ, a की पावर k इंटू बी प्लस k इंटू ए की पावर k इंटू बी, है कि नहीं, क्योंकि k माइनस 1 और 1 मिलकर क्या आ गया, a की पावर k। और इसमें क्या कॉमन आ गया, a की पावर k इंटू बी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस k या k प्लस 1, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, तो प्लस तो कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, a की पावर k इंटू बी और ब्रैकेट में k प्लस 1। और देखिए जो ब्रैकेट था, टारगेट था मेरा, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आके लिख सकता हूँ कि प्रूव इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हेंस प्रूव। लास्ट में लिख देंगे इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज प्रूव। हाँ एक बार अब फिर आपसे पूछेंगे, है ना, एक आरब को तो मैं मानता हूँ दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी अभी। ये आप लास्ट वाला सब्जेक्ट, ये जो आपने a की पावर k b वाला, ये वाला तो पास, ये वाला समझे, है ना। चलो ये इसको पहले अलग से समझो, पहले बताओ, दे 3 एलिमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैच करते साथ, है ना। अब यहाँ से समझना, a की पावर k इंटू बी, वो ये रहा a की पावर k इंटू बी। यहाँ क्या है, a की पावर k माइनस 1 है, a की पावर 1 है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या मैं ऐसे k इंटू a की पावर k इंटू बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो ये यहाँ लिखा है मैंने। ये बात क्लियर है नहीं, पहले बताओ, इसको फिर अलग से एक्सप्लेन करूँ मैं। यस सर। क्लियर है ना। तो a की पावर k इंटू बी क्या आ गया यहाँ से, कॉमन। तो जहां से मैं a की पावर k इंटू बी कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में 1 प्लस k लिख दूं या k प्लस 1 लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं है, बात तो एक ही है। रूट हो गया हमारा। हाँ क्लियर है इसलिए आपको। सर लेकिन हमने मतलब a की पावर को a की पावर k माइनस 1 से क्यों नहीं किया, मतलब उसे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मेरे को आंसर ये लाना है, पहले तो ये बात समझो, है ना। और फिर यहाँ समझो कि अगर मेरे पास कहीं पर भी a की पावर k माइनस 1 इंटू ए लिखा हुआ है, तो क्या मैं उसे a की पावर k माइनस 1 प्लस 1 करके क्या ऐसे a की पावर k लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। पहले इसको डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी समझ में आएगा आपके। सर लिख सकते हैं, वो सेकंड स्टेप में मैं ये कह रही हूँ, प्लस के बाद जो आपने लिखा है k की पावर k a की पावर k माइनस 1 b a, तो सर हम a को उसमें क्यों नहीं कंप्यूट कर सकते, मतलब उसको डायरेक्टली k a की पावर a b क्यों नहीं लिख सकते। एक मिनट, मैं आपकी बात को थोड़ा सा ना अलग से समझता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। मैं यहाँ से अलग से लिखता हूँ, है ना। आप पहले इस वाले इसमें कंफ्यूज हो, जो भी कंफ्यूजन है वो इसमें है। मैं इसको लिख रहा हूँ k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। आप ये मेरे पास आंसर है, और जिस आंसर को मेरे को ये बनाना है ना, टारगेट अपने सामने रखना, टारगेट अपने सामने है कि मेरे को ये बनाना है। अब बताओ, आप बताओ मैं इसमें क्या करूँ, क्या चेंजेस करूँ कि ये आंसर नहीं ला सर, सकूं। मैं पूछ रही हूँ, आपने मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले को b a इंटू k a की पावर k माइनस b, तो सर आपने इसमें a को मतलब k की पावर मतलब a की पावर k क्यों नहीं लिखा। ए की पावर के ही तो लिखा है, देखो यहाँ देखो ना, यहाँ ए की पावर के ही तो लिखा है मैंने। ओके सर, तो वो नीचे नहीं लिखा ना वो इसलिए। यहाँ है ए की पावर के। होता है रिफ्लेक्शन वगैरह, कहीं हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, लाइट्स की वजह से हो सकता है, एक बार आपको ऑनलाइन देखने में दिक्कत आ रही हो, मगर यहाँ पे मैंने किया है ना, ए की पावर के ही तो लिखा है, और ए की पावर के इंटू बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस के या के प्लस 1। हाँ ये आ रहा, आपको थोड़ा समझ आया या नहीं आया लॉजिक। इसमें कुछ खास डिस्कस तो नहीं करना चाहते अभी आप, पीएमआई में थोड़ा नहीं सा सर, होता हो रहा है है। ना। चलिए आ जाएगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत होगी तो अलग से डिस्कस कर लेंगे, है ना। हाँ क्लियर है मेरी बात ये।
चलिए इसी के साथ ही हमारा PMI का लॉजिक लगभग खत्म होता है। अब तो क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में चलेंगे, है ना, बहुत इजी है, करते हैं। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, इसको हटा दूं मैं, है ना, इसको हटा रहा हूँ और आपसे पीछे का थोड़ा सा पूछते चलेंगे। पहले बताओ पीछे का रिवाइज भी करते हो नहीं करते, घर जा करके? हाँ जी, आप दोनों रिवाइज करते हो पीछे? नहीं लग रहा है हैं? मैंने स्कूल की वजह से कुछ एक्स्ट्रा दोबारा चल, है ना, ये कुछ तो बेसिक प्रॉपर्टी आपसे पूछेंगे जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन A is equal to A transpose. हाँ बताओ। नहीं याद रखो जरा, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? A डैश इक्वल टू A इसकी सिमेट्रिक A is equal to minus of A transpose. हाँ ठीक है, A डैश इक्वल टू माइनस A, इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन है A डैश इक्वल टू माइनस A। किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Half of तुम लोग बताओ A जल्दी plus से। A dash plus half of A minus A dash. हाँ बोलो बोलो, सही कह रहे हो। ठीक है A equals to half of A plus A dash minus माइनस नहीं प्लस, हाँ plus प्लस, हाँ half of A minus A dash। हाँ जी, आप रिवाइज ही कर रहे लगता है मेरे को। करो यार, देखो रिवीजन साथ साथ करते हो, आसान चीज है ना, फाइनल करते जाओ। अच्छा जरा और थोड़ा बताना जरा कि A प्लस B का होल डैश, A dash plus B dash. A डैश प्लस B डैश, A माइनस B का होल डैश ट्रांसपोज मतलब A dash minus B A dash. डैश माइनस B डैश, फिर A B का होल डैश B dash A dash. B डैश A डैश। तो सही चीजें याद करनी है क्योंकि अब उसी पे फिर अगला क्वेश्चन आ गया है ना। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना, हम बाकी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट लेके चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, पेज 100 पे चल रहा है। जरा सुनिएगा और आंसर दीजिएगा जरा। ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। हाँ जी, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इनडायरेक्ट वे में हमसे क्या कहना चाहते हैं? A और B क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो A dash बिल्कुल सही, A डैश इक्वल टू A, और ये गिवन है, ध्यान रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बी भी क्या है हमारी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या देना चाहते हैं? B डैश इज इक्वल टू B, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, गिवन है। अब जरा सोच के जरा आंसर देना। ये कह रहे हैं टू प्रूव, मतलब प्रूव करना है कि AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या प्रूव करना है कि AB माइनस BA क्या है हमारी? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैं प्रूव करके ला सर रहा हूं। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर वो B dash A dash हाँ minus जी, A अगर dash ये B स्क्यू dash. सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डैश किसके बराबर आना चाहिए? सर अगर मैं कहूं हाँ minus तो of AB माइनस BA का होल डैश, इसका डैश क्या आना चाहिए? इसके नेगेटिव के BA बराबर। minus तो यानी कि AB. आंसर क्या होना चाहिए? माइनस में AB माइनस BA, या BA माइनस AB का तो बात तो एक ही है। ये मेरा टारगेट है, जाना था, ये आंसर है, एक तरीके से प्रूव करना है, यानी प्रूव तो होना ही है, केवल वर्किंग शो करनी है। तो क्या लेके चलूंगा मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी पहले इसके अंदर? A माइनस बी का होल डैश, इसको A मानो इसको B मानो, है ना, या P माइनस Q को होल डैश कर दो, क्या हो जाएगा? P डैश माइनस, हाँ ठीक है, दोनों पे डैश अलग अलग लग जाएंगे, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ उसको? AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश, इसको A मानो इसको B मानो, पूरा कैपिटल एक तरीके से ना, अलग अलग, है ना, पहले कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या लग रहा है? AB का होल डैश, मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी, B डैश A डैश, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? B डैश A डैश, और यहाँ पर माइनस बाहर है ही, यहाँ से क्या हो जाएगा? A डैश B डैश, ठीक है, माइनस ऑलरेडी बाहर है, मगर A डैश किसके बराबर है? और B डैश, क्योंकि दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो B डैश की जगह क्या लगा दूंगा? B, यहाँ पे A, यहाँ पे A, और यहाँ से B, और देखो RHS आ गई, नहीं आ गई? आ गई RHS। क्या करेंगे इसमें हम? माइनस को कॉमन, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो AB माइनस क्या आ गया? BA, और उसका डैश उसी के नेगेटिव के बराबर आ जाता है, तो है दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। मैंने कहा था आप देखते ही पता लगा सकते हो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी नहीं होगी, उसमें खास बात होती है। क्या होती है खास बात स्क्यू सिमेट्रिक में? हाँ, उसके डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, और जो मिरर इमेज होती है उसमें क्या फर्क होता है? हाँ, साइन का फर्क होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हैं कुछ भी हो और मिरर इमेज सेम होती है, देख के पता लगा सकते हो। चलिए क्लियर है मेरी बात ये, है ना।
तो और आपको अभी थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आ सकती है, तो उनको थोड़ा डिस्कस बाद में कर लेंगे अलग से इनके संग। बाकी स्नेहा आपको क्लियर है? यस सर। चलिए, है ना, तो बढ़ सकते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। सिंपल लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सिमेट्रिक का मतलब a डैश इज इक्वल टू a, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब a डैश इज इक्वल टू माइनस a। बस सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से समझ जाओगे आप, है ना? बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये चैप्टर हमारा खत्म होने की तरफ ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, फिर जरा एक बार आप लिख लीजिए, जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। इसको आप लोग लिखो तभी स्टार्ट करेंगे। शो दैट मैट्रिक्स यानी कि बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक। ये हमारी क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक। और दूसरा क्या है, बी डैश ए बी, ये हमारी क्या है यहाँ पर, स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए हमारी सिमेट्रिक है और ए हमारी क्या है यहाँ पर, स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने हल्का सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को पूरा बोर्ड पे लिख देता हूँ, जिससे कि मेरे को क्वेश्चन बार बार पढ़ना ही ना पड़े, है ना। एक बार मैं यहीं से समझाऊंगा आपको कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, लिख लिया आपने, तो आगे बढ़ा जाए। जरा समझना क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं बी डैश, हाँ जी ध्यान नहीं रखना, तो लोग पहले समझना है क्वेश्चन, समझ में आए पहले कहना क्या चाहते हैं कि बी डैश ए बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर ये कहना चाहते हैं कि बी डैश ए बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू अगर ए हमारी सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। और अगर ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार कि दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि एक लाइन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, है ना। चलिए करते हैं पहले, हाँ प्रूफ करते हैं पहले वाले पार्ट। पहले वाले पार्ट में क्या करें, ए हमारी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या लेके चलेंगे, ए डैश इज इक्वल टू ए। और क्या प्रूव करना है इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो इसको प्रूव करना है बी डैश ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब इसका डैश क्या होना चाहिए, इसी के बराबर, यानी कि क्या आना चाहिए आंसर, बी डैश ए बी। तो इसको थोड़ा मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ क्योंकि आपकी निगाह इस पर रहनी चाहिए कि ये आंसर ये आना है लॉजिक वाइज, ठीक है। ए बी का होल डैश क्या होता है, अभी थोड़ा लिखना मत, लिखने का बाद में करना, पहले समझना है। ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश। मगर यहाँ तीन चीज है, लॉजिक वही चलेगा, पीछे लगना शुरू होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश और बी डैश का भी डैश। हाँ क्लियर है मेरी बात सभी को। अब आप जानते हो कि बी डैश का डैश बी बन जाता है, तो यहाँ से क्या हो गया, बी डैश ए डैश और ए बी, क्योंकि बी डैश का डैश क्या बन गया, बी बन गया। क्या आंसर आ गया सामने वाला, हाँ क्या लगाना पड़ेगा, ए डैश बराबर ए, और मैं लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि गिवन में है, ए डैश इज इक्वल टू ए हमारा गिवन में है, तो ए डैश की वैल्यू जब मैं ए लगाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी, यानी कि उसका डैश उसके बराबर ही आ गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक हो गई। बात क्लियर है। हाँ इसलिए आपको कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, नो सर। चलिए इसी के आते हैं सेकंड पार्ट, है ना। और आराम से कहेंगे, थोड़ा देखते रहना, हल्का सा हिंट देना पड़ेगा, सब समझ जाओगे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है ये। अब क्या कह रहे हैं, ये हमारी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस ए, और दिखाना है यही क्या है, हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक है। और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो अल्टीमेटली बी डैश ए बी का होल डैश क्या आना चाहिए, इसका नेगेटिव के बराबर, यानी कि माइनस बी डैश ए बी, उसका डैश उसके नेगेटिव के बराबर। और इस पर मैंने क्या लगा दिया, थोड़ा सा ब्रैकेट, जिससे आप फोकस कर सको कि आंसर ये लाना है। हाँ जी, होल का डैश है तो क्या लगाएंगे, ए पे भी डैश नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, इसका डैश इसके नेगेटिव के बराबर है, और ओके इसको सर। समझ, है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं जरा भी। हाँ जी, यहाँ से क्या लगाएंगे, पीछे से डैश लगना शुरू हो जाएगा, ए बी का होल डैश, क्या लिखेंगे इसे हम, बी डैश ए डैश, और बी डैश का भी क्या हो जाएगा, डैश, और बी डैश का डैश बी बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ क्या हो गया हमारा, बी डैश ए डैश और बी, और मैं ए डैश को किससे रिप्लेस करूंगा, माइनस ए से, क्योंकि कह रही है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इस बार ए डैश की वैल्यू क्या लगाऊंगा, माइनस ए। अरे कांस्टेंट है उसको तो बाहर लगाएंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस
बी डैश ए बी, क्योंकि मैंने ए डैश की जगह क्या लगाया इस बार माइनस ए, और उसका डैश उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हमारा प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन प्रूव कर दिया। हाँ, क्लियर है मेरी बात ये? हाँ यार, थोड़ा समझ आ रहा है आपके ये डैश का लॉजिक क्या होता है? यस सर, तो अभी थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है ना। डैश देखिए बहुत आसान होता है, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, आप भी समझ जाओगे, अब तक ये नोट कर रहे हैं। या ए मैट्रिक्स कोई है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे निकालने ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, जो कॉलम है उसको रो बना दो, जो रो है उसको कॉलम बना दो, यानी कि इसको ऐसे इस तरीके से घुमा दीजिए इस मैट्रिक्स को, है ना। तो जो 1 3 इधर कॉलम था वो 1 3 रो बन गया, और जो 2 4 था वो नीचे 2 4 रो में कन्वर्ट हो गया, जो कॉलम था वो रो बन गई, जो रो थी वो कॉलम बन गई, इसको ए डैश कहते हैं। बात क्लियर है मेरी? ए डैश का मतलब क्या होता है? है। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि ए डैश है और ए डैश का भी डैश कर दो, है ना, इसका भी ट्रांसपोज कर दो, तो इसको फिर मैं जब इस मैट्रिक्स को घुमाऊंगा सर, तो यहाँ से क्या हो original जाएगा बन जाएगा। 1 2 3 4, अब वापस ए नहीं आ गया। तो यही एक प्रॉपर्टी की तरह से बन जाता है। प्रॉपर्टी क्या बन जाती है एक तरीके से कि बी डैश का डैश मैंने क्या लगाया डी, यहाँ पर भी बी डैश का डैश क्या लगा दिया बी, क्योंकि किसी को दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो घूम के वही चीज आ जाती है, पहले कॉलम रो में कन्वर्ट हुआ, रो फिर कॉलम में कन्वर्ट हुआ, यानी कि वापस वही चीज आ जाती है। तो यही एक प्रॉपर्टी की तरह से काम करता है ना। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई होगी, थोड़ा कंफ्यूजन है उसको अलग से क्लियर करेंगे। हाँ, कितना और विशेष आपको क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे फिर आगे, इसको आप लिखें, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ आपके लिए, और थोड़ी सी मेहनत आप यहाँ भी करेंगे, जरा मल्टीप्लाई वगैरह कहीं जरूरत पड़ती है आप साथ साथ करते हैं मल्टीप्लाई वगैरह, तो सीखोगे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ मैं 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो मैं पहले क्वेश्चन पूरा नोट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जो मैट्रिक्स ए है हमारी गिवन है वो है 0 2 y, यहाँ से z, फिर है x, फिर y, फिर माइनस का z, फिर है x, फिर माइनस y, फिर z। सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन जो है a डैश a इज इक्वल टू i। क्वेश्चन तो बहुत इजी है लॉजिक वाइज, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सर हो गया ऐसा। हाँ, ये क्या ना बहुत इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हाँ यार, आपसे अगर पूछें, पहले बताओ हटा सकता हूँ नीचे वाला कि नहीं? नहीं चलो लिख लीजिए, फिर बात करेंगे, है ना, फिर करेंगे आगे। हाँ यार, आपको समझ आ रहा है? आपके संग डिस्कस करें थोड़ा सा कि यहाँ ए डैश का मतलब क्या होगा? सर पहली रो कॉलम बन जाएगी। हाँ, और ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स का होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है हर बार, यानी कि पहले ए डैश लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे ए, और इज इक्वल टू आई। आई का मतलब क्या होगा यहाँ पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर? 3/3 की। हाँ जी, करा जाएगा स्टार्ट, है ना। चलिए आप जरा सोच के आंसर देंगे। जरा पहले यहाँ लिखूंगा मैं ए डैश, फिर उसके आगे क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं ए, और उसके आगे लिखूंगा आई, और आई का आंसर क्या होगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 1 होते हैं। कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे 1 तो नहीं आता है ना, ध्यान रखना पहले 1 1 2 2 3 3 केवल 1 होते हैं ना, बाकी अदर एलिमेंट्स 0। अगर ये सारे एलिमेंट्स सेम हैं, 1 नहीं है, 2 2 2 है, तो क्या होती है हमारी? अगर ये एलिमेंट 2 2 2 होते तो इसका नाम क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। ये 1 2 3 होते तो डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ध्यान रखना नाम का, जरा करते रहो साथ साथ, रिवाइज चैप्टर खत्म होने वाला ही है बस ये, है ना। तो जब ध्यान रखना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर डायगोनल में एलिमेंट डिफरेंट है, बाकी अदर एलिमेंट 0 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जब सेम है 1 के अलावा क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स। जब 1 1 1 होते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में ही होती है, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन नंबर 5 को हटा रहा हूँ यहाँ से, और आप भी संग संग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, भले ये नहीं कि रजिस्टर पे करें, यहाँ पर मेरे को बताएंगे आप क्या आंसर क्या आएगा। पहले क्या लिखने वाला हूँ? ए डैश। आइए आप बता सकते हो क्योंकि ये सब जानते हैं बहुत अच्छे से। ए डैश का आंसर यहाँ क्या लिखूंगा? रो में पहले लिखते हैं, हमें एलिमेंट हमसे रो के लिखता हूँ पहले, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? पहली रो को
सर 0x(x) हो जाएगा। 0x और x, हाँ जी आप बताएंगे। नेक्स्ट सेकंड रो, बिल्कुल सही, 2y, y और माइनस y, फिर z माइनस z और z, बाकी यहाँ पर ये एज इट इज, यानी कि 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z और इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है ना, 3/3 आउटपुट भी कितना है 3/3, वो सब तो क्लियर हो रहा है ना। मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, सेम हो, और मल्टीप्लाई के लिए होता है पहले का कॉलम नंबर, दूसरे वाले का रो नंबर सेम होना चाहिए ना, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और उसको हाइड कर लेंगे तो वो क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स, है ना, या प्रोडक्ट मैट्रिक्स, कहते एक ही बात है। चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। हाँ जी बताएंगे ना, पहला एलिमेंट यहाँ क्या आने वाला है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, बताएंगे क्या आएगा, 0 प्लस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना, x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर यानी क्या बन गया 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब पहली रो दूसरा कॉलम कितना आएगा 0, 0 फिर कितना हो जाएगा x y और माइनस का x y, ये तो क्या हो गया 0 बन गया। फिर पहली रो तीसरा कॉलम कितना हो गया 0, फिर हाँ 0 पहले क्या लिखेंगे माइनस एक्स जेड, फिर क्या लिखेंगे एक्स जेड, बिल्कुल सही कह रहे हो, बनेगा 0 ही अल्टीमेटली। अब रो कौन सी एक्टिव हो गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या आना चाहिए इसका आंसर 0, और देखो 0 बनना है, ये 0 प्लस का एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, सीधे 0 को इक्वल करें। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा बताइए, इसमें 0 नहीं आ रहा है, सब 1 आना है, उसको कंपेयर करेंगे हम बाद में, बताएंगे आंसर क्या आएगा। पहला एलिमेंट 2y स्क्वायर, हाँ जी कोई और बताइए, बोलो यार कितना जल्दी, 4y स्क्वायर, हाँ 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, है ना, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और आंखें मूव होनी चाहिए इसमें, है ना, आंखें मूव होती है साथ साथ हमारी। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ से क्या हो जाएगा 2yz माइनस yz माइनस yz, 2yz में से 2yz जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब थर्ड रो यानी कितना हो गया 0 माइनस xz प्लस का xz यानी कि 0, यहाँ से 2yz माइनस yz सीधे दिखाई पड़ रहा है 0, फिर यहाँ पे आने का आंसर क्या लिखेंगे हम z स्क्वायर, बिल्कुल सही। हाँ यार अब क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन कोई कंफ्यूजन तो है आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन में, यस सर। चलिए जरा सोच के अब थोड़ा सा आंसर देंगे, अब तो लगभग हम आंसर के बहुत नजदीक हैं, 0 1 0 और 0 0 1, अरे ये तो सब 0 0 है ही। हाँ जी पहला एलिमेंट किसके बराबर है, एक्स वाई जेड की था ना, टारगेट था ना एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आंसर पीछे मतलब मैच करेगा एक तरीके से, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया एक तरीके से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से कितना हो गया 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से बात करें तो 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है, जरा सोच के आंसर देना, x का आंसर क्या आएगा 1/√2, सही तो बता रहे हो मगर पूरी तरह से सही नहीं बता रहे हो, अच्छा प्लस माइनस, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, x का आंसर अब आप बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो 1/√2, प्लस माइनस दोनों ऑप्शन होते हैं, x स्क्वायर होता है, तो y का आंसर क्या होगा प्लस माइनस 1/√6, z का आंसर क्या होगा प्लस माइनस 1/√3, और यही आंसर है, यही आंसर सेम ऐसे लिखा होगा, चेक कर सकते हो। हाँ क्लियर आपको, ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं नहीं। अब मैं इसका देखो आंसर ऐसे दूंगा आपको कि x स्क्वायर 4 है, ठीक है। अब मैंने सपोज करो x की वैल्यू 2 निकाली, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू -2 भी है, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, ये तो समझाने का तरीका है, मगर इसका प्रॉपर तरीका क्या है उसको मैं अलग से और एक्सप्लेन करता हूँ। क्या x स्क्वायर -4 बराबर 0 हो गया नहीं हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0 कह सकते कि नहीं। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा -2, बिल्कुल सही, यहाँ से x की वैल्यू क्या लिखूंगा +2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x की 2 वैल्यू निकलेंगी और 2 वैल्यू क्या आएंगी +2b और -2b,
प्रॉपर तरीका ये होता है, कई बार हम केवल प्लस टू लिख के छोड़ देते हैं, मतलब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर एग्जिस्ट करते हैं इसके, तो आंसर दोनों ठीक है। क्यों? उसका रीजन ये है कि प्लस टू भी इसको सेटिस्फाई करेगा और माइनस टू भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसके दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या कह देते हैं इसे? जनरल अल्फा और बीटा। क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? 3। कौन कौन से लेके चलते हैं इसे? अल्फा बीटा गामा। चलिए वो भी आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस कर सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन। हाँ जी, क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, है ना, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो डिस्कस जरूर करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है, उसको भी मैं लिखता हूँ तब तक पहले। क्वेश्चन नंबर 7 फोकस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से करते आइए। पहली बुक में आप जानते हो जैसे नंबर ऑफ चैप्टर कम है, अब 11 से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ चैप्टर केवल अब 13 है आपके। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और x की वैल्यूज हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फिर यहाँ पर है 1, 2 और 1। फिर आपका दूसरी मैट्रिक्स है, वो है आपकी 1, 2, 0। यहाँ पर है 2, 0, 1। फिर है 1, 0, 2। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 0, 2 और x, और आंसर है इसका 0। पहले क्वेश्चन कर लेना 6 वाला, तब हम डिस्कस करेंगे आपके संग। हाँ, एक बार देखेंगे, बहुत अच्छे से बोर्ड पर ही देख सकते हो कि, चलो पहले लिख लो आप, तब डिस्कस। हाँ, इसलिए आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं हम 7th में? सर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू, मतलब लास्ट में o को हम 0, 0, 0, हाँ, 0 ये करके 0 है ना, ये 0 है, ये 0 ही है, वो नहीं है, ये 0 ही है है ना, ये 0 सर ही है। x की वैल्यू -1 आ जाएगी, निकाल ली। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए, कह रहे हैं इनसे क्वेश्चन हो गया है ना। चलिए आपके संग डिस्कस किया जाए। हाँ जी, कितनी मैट्रिक्स है ये? 3। क्या तीनों को एक साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? पहले ये बताओ, सोचिए जरा, क्या तीनों मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, ध्यान रखना, एक साथ नहीं कर सकते, है ना। आप सोचो कि हम तीनों को एक साथ कर लें, तीनों का एक साथ नहीं होने वाला, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एक आउटपुट आ जाएगा। फिर उसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू क्या है, ये 0 है, और उससे हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x, उसका आंसर निकल आएगा, है ना। अब बात आ रही है कि इसका ऑर्डर बताएंगे जरा। पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3, दूसरे का ऑर्डर 3/3, और आउटपुट 1/3। आउटपुट, आउटपुट मतलब मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 1/3, यानी कि इस तरह से फॉर्मेट में ही आएगी, है ना, कि 1/3 का ही तो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आएगी। फिर उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो बात भी करेंगे, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर। जरा थोड़ा सा ध्यान देके करना, इसमें फिर वही कह रहा हूँ, इसमें आंखों का थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए आपका। पहली रो पहला कॉलम, हाँ ये बताएंगे जरा, 1 + 4 + 1, क्लियर है? पहली रो पहला कॉलम। अब क्या आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, देखते आओ जरा, 2 + हाँ 0 + 0, बिल्कुल क्लियर। अब पहली रो कितना हो गया, तीसरा कॉलम, हाँ बोलेंगे जरा, 0 + 2 + 2, है ना, अल्टीमेटली 4 ही बन जाएगा, सही कह रहे हैं ये। और यहाँ पर कितना आ गया आपका, 0, 2x, और इज इक्वल टू क्या है, ये 0 है, 0 है। हाँ जी, कंपेयर देखते हैं ना, आपको क्या आ रहा है, आउटपुट पे डिपेंड करेगा ना भाई। अरे जब आउटपुट ही 1/1 आ रहा है तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो मैं मैट्रिक्स पे क्यों लिखूंगा उसको, बस समझ रहा है ना। पहले इसका ऑर्डर बताओ जरा, पहले इसको क्या लिखूंगा मैंने, इसको क्या लिखेंगे, 6, है ना, ये कितना हो गया 6, ये क्या हो गया अल्टीमेटली 2, और ये क्या बन गया 4। ये ऑर्डर क्या है हमारे पास, 1/3। दूसरे का ऑर्डर कितने का है, 3/1। अरे एक ही एलिमेंट आ रहा है, उसको सीधे 0 से कंपेयर कर दूंगा, मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है, है ना। 1/1 में एक एलिमेंट आने वाला है। अब पहली रो मतलब सिंपल एक ही एलिमेंट आना है, तो समझोगे ऑर्डर बड़ी हेल्प करता है हमें, कभी कंफ्यूजन हो तो ऑर्डर में हेल्प करता है। 1/1 एक एलिमेंट आने वाला है। हाँ जी बताएंगे ना, 6 × 0 हो गया, प्लस 4 + 4x इज इक्वल टू क्या, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, x का आंसर आ गया।
-1 यही इसलिए हम कह रहे थे इनका आंसर x इज इक्वल टू -1 आ रहा है। हाय आरव, आपको क्लियर है ये बात मेरी? Yes, sir. है ना, मल्टीप्लाई करेंगे दो को एक बार में, एक साथ तीनों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलिए आप नोट कर रहे हैं, इसे नोट करेंगे जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पर ही। क्वेश्चन नंबर 8, एक चैप्टर हमारा लगभग खत्म होने की तरफ ही है ना। इसके बाद डिटरमिनेंट वैसे हम कराते हैं, मगर डिटरमिनेंट ना करा के मैं आपको एक छोटा चैप्टर लेके चलूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद डिपेंड कर लेंगे जैसे आप कहोगे, या तो रिलेशन फंक्शन या सर स्कूल में तो मैम ने बताया कि यूटी में यही दो आएंगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। हाँ मगर है ना, एक्चुअली ये यहाँ कृतिका हैं, अब इनमें इनके स्कूल में दो चैप्टर हो आ रहे हैं, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलते हैं, डिटरमिनेंट भी करानी है, कराना रिलेशन करना तो सारा ही है ना भाई। देखो अगर 4 चैप्टर हो गए तो फिर फर्स्ट टू में बचता ही है, केवल 2 चैप्टर तो बचेंगे, एक आपके कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी, यानी कि करेंगे। और स्पीड वाली ठीक है, थोड़ा स्पीड और हल्का सा अगर लगेगा तो स्पीड को थोड़ा सा और सही लेके चलेंगे हम, मगर समझ में आना बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलिए जो भी चैप्टर कर रहे हैं वो फाइनल करें, है ना, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में थोड़ा सा इश्यू आ जाता है कि अलग अलग चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। वैसे मोस्टली स्कूलों में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ही पहले कराया जाता है, बट इनके स्कूल में रिलेशन फंक्शन और इनवर्स कराया जा रहा है, तो इसके बाद इनवर्स छोटा चैप्टर जल्दी हो जाएगा, है ना। इनवर्स ले लेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे जैसा भी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन। स्कूल है? ये पूछ रहे हैं स्कूल कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे जरा फोकस करते हैं। बहुत आसान है। ये कह रहे हैं सर आपने बताया नहीं कौन सा स्कूल है, मैंने पूछा है ऐसे। इनको इसको कौन सा है आपका? हाँ, नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल का। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, चलो वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ से कह रहे हैं 3, 1, हर स्कूलों का अलग अलग हिसाब है। कई स्कूलों में तो सीधे सेकंड बुक स्टार्ट कर देते हैं, सीधे एलपीपी करा दिया, किसी प्रॉपर्टी करा दिया, कोई हिसाब ही नहीं है, हर स्कूल वाले अपने हिसाब से चलते हैं। 3, 1, -1, 2, और हमें जो शो करना है यहाँ पर है a² बहुत इजी है, -5a + 7i = 0, हमें आंसर लेके आना है जी। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर, गलत है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान है, करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके संग। हाँ जी, कितना क्या लग रहा है कि आपको क्या स्टेप हम लेके चलने वाले हैं? सर पहले a² निकालेंगे, फिर बिल्कुल -5 सही, 7i बिल्कुल और सही है ना। देखो -5a निकालना तो बहुत आसान है ना। चलो पहले -5a डिसाइड कर लेते हैं एक बार। -5a यानी कि इसके हर एलिमेंट को -5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, -15 माइनस, हाँ 5 और -10, ये तो -5 ही हो। यहाँ पर क्या करे हैं 7i, अगर मैं 7i की बात करूं यहाँ से कितना हो गया 7 0 0 और 7, दो चीज तो तैयार है। हाँ पहले आ रहा आपको क्लियर है, -5 7i, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना है ना। अब बात कर रहे हैं केवल a² की, तो a² का मतलब क्या हो गया, a को ही a से मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए करता हूं, मैं लिख रहा हूं, आप आंसर बताएंगे a इंटू a का क्या आ रहा है, और फिर बहुत आराम से हम आंसर को निकाल देंगे। और देखो आंसर शो करने वाला है, यानी कि आंसर पीछे नहीं है, आंसर हमारे सामने ही लिखा हुआ है, आना चाहिए 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में आएगा तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, और नल मैट्रिक्स ही आएगी क्योंकि इसका ऑर्डर तो यही रहने वाला है ना। a इंटू a यानी कितना हो गया 3 1 -1 2 3 1 -1 और 2, और इसको आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी क्या आएंगे आंसर बताएंगे जरा। हाँ 9 -1 क्या हो गया 8, फिर हाँ विशेष बोलेंगे क्या आंसर आएगा, बताओ बोलो। 5 3 इंटू 1 3 + 2 5, ठीक है। पहली रो एक्टिव रहेगी जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाते, जाना था ना। पहली रो पे से उन्हीं जब हटाऊंगा जब कॉलम सारे खत्म हो जाएंगे उधर। अब कौन सी रो एक्टिव हो गई, सेकंड, यानी कि हाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया -3 -2, फिर -1 + 4, कोई दिक्कत तो नहीं।
सब कुछ हमारे सामने था और इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कितना हो गया 8 5 माइनस 5 -3 -2 -5 और यहाँ से कितना हो गया 3। अब देखो यहीं से आपको दिखाई पड़ जाएगा, ये ए स्क्वायर है, ये -5 है, ये 7i है, ये कितना है 2/2, ये भी कितना है 2/2, ये भी 2/2। एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी पॉसिबल है जब ऑर्डर तीनों का सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समझते होगे, इसके सामने वाले एलिमेंट जो भी हैं उनको ऐड करते जाओ। 8 + 7 15 -15, आंसर क्या आ गया 0, पहला आंसर आ गया सही। 5 + 0 -5 0, देख रहे हो आप सामने है ना, -5 + 0 +5 0, 3 + 7 10 यानी कि 0, यानी कि क्या आ गया 0, नल मैट्रिक्स आ गया, यानी कि आंसर क्या हो गया प्रूव। ये हमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन। हाँ यार, अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, क्वेश्चन मेरिट क्लियर है Yes, sir. ना। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए से मल्टीप्लाई करना होता है, कहीं स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि कहीं इस एलिमेंट का स्क्वायर कर देंगे ना, स्क्वायर वगैरह नहीं होता है। ए स्क्वायर मतलब ए को ही ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलिए इसे नोट करिए जरा, फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। और जैसे मैं कह रहा हूँ ये भी हमारा चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहाँ लिखता हूँ, आप नोट कर लें, इजी है बहुत, समझ में आ गया हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमें निकाल। जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए हुए हैं उससे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, है ना। असाइनमेंट आपके पास है तो करेंगे ना ट्राई इस क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पर है आपका x, फिर -5, फिर है -1। ऑनलाइन भी मैं शेयर कर दूंगा असाइनमेंट्स को, क्योंकि आरब तो काफी दूर रहते हैं तो ये यहाँ नहीं आ सकते अचीवर्स में, मगर ये ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे हो गया आपका 102। हाँ इसलिए हाँ आपसे मैं कह रहा था कभी आओ तो सही यहाँ पर, पता तो चले कि 1 साल हो गया पूरा पढ़ाते हुए आपको, मगर कभी आपसे मिला ही नहीं हुआ। अब तो स्थिति थोड़ी बेटर है, मगर दोबारा स्थिति थोड़ा सा खराब हो रही है। जब तक मतलब भगवान न करे ऑनलाइन कभी जाना पड़े, मगर आ तो सकते हो जब तक, अभी तो स्थिति बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर है ट्रैवल ना, बहुत ज्यादा कुछ स्कूलों ने बंद भी हो गए। दोबारा केसेस वगैरह थोड़े आ गए ना, कुछ स्कूल तो बंद भी कर दिए हैं। सर अच्छा है, बहुत टाइम वेस्ट होता है ऑफलाइन में तो स्कूल में। ये कह रहे हैं सिनेमा बढ़िया ऑनलाइन ही चल रहा है, यहाँ पे आने को तैयार नहीं है तुम तो, मूड से लग रहा है तुम तो आने के मूड में ही नहीं हो। हाँ जी, ये क्या करना है, 3 मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है हमारा 0। और ध्यान रखना x की वैल्यू निकालनी है ना, जो वेरिएबल है वो x की वैल्यू निकल आएगी आपसे, है ना। चलिए मैं बाकी सब चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दो ना। चलिए करते हैं इसको भी डिस्कस आपके संग। ऑनलाइन में क्या है ना, कुछ बच्चे आपने शायद आप भी कभी करते होगे ऐसे, स्कूल वाला क्लास चल रही होती है, बस ऑनलाइन बस मतलब करेक्टेड है ऑनलाइन, पर पता कुछ नहीं है उन्हें। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि टीचर कौन सा चैप्टर पढ़ा है। तो तुमने सामने बैठे होगे ना, कुछ तो आप चाहो ना चाहो तो हम आपका अटेंशन आपका देख लेते हैं कि आप मेरी बात को सुन भी रहे हो नहीं। ऑनलाइन में नहीं पता चल पाता इतना, है ना। हाँ जी, फिर करते हैं। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है 1/3। ये ऑर्डर कितने का है 3/3, तो आउटपुट कितने का आएगा 1/, और फिर उसका मल्टीप्लाई नेक्स्ट मैट्रिक्स से होगा अगले स्टेप में, है ना। करते हैं मल्टीप्लाई, और अब आप मल्टीप्लाई में थोड़े एक्सपर्ट हो गए हो, और नहीं हो गए तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आएगा ये ना, फॉर्मूला नहीं है कोई, बस लॉजिक है, लॉजिक समझना होता है। हाँ जी, तो आउटपुट कितने का आना है 1/3, यानी कि आउटपुट इस फॉर्मेट में ही आना है ना। ये बड़ी मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कभी आपका ऑर्डर गलत आ रहा है समझ लो कोई जगह आप गलती कर रहे हो, है ना। क्या पहली रो पहला कॉलम x + 0, ठीक है, -2 + 0 लिखानी है ना, क्योंकि -5 का 0 से यानी कि 0 किस लिए है ना। चलिए आप बताएंगे ना, हाँ आप बताएंगे क्या लिखेंगे, हाँ जी क्या लिखेंगे 0, पहली रो दूसरा कॉलम, हाँ 0,
3 ओ माइनस हाँ मैं वही तो हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ये 10 तो बोल ही नहीं जब भी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं 10 पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि 0, फिर -10, फिर 0, क्या लिखेंगे -10, बाकी चीज को हटा दो। चलो माइनस से नहीं बोल रहे थे ना अभी, तो मैं माइनस तो दिखाई पड़ा, तो बोल नहीं रहे। हाँ जी आगे बोलेंगे जरा, पहली रो तीसरा कॉलम, कहाँ तो बोल रहे माइनस, हाँ 2x 2x माइनस 8 माइनस का 5 -3, चलो हाँ बस ये -8 लिख दो, क्लियर है। हाँ जी जरा अब क्या करने वाले हैं, है ना, चलो आगे बोलो। देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप सीख के जाओ, है ना, यहाँ से सिर्फ ये नहीं कि बस आए और चले गए, वो नहीं होना चाहिए, है ना, ये चैप्टर आपको फाइनल होना चाहिए। देखो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आएगा, आप अपने आप ही लगेगा आपको, अरे मेरे पास जो है 6 चैप्टर हैं पहली बुक में, एक चैप्टर तो मेरा तैयार हो गया, पर 5 चैप्टर तो करने हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, है ना। और अगर ये वीक रहेगा ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अरे ये चैप्टर भी मेरे को अच्छे से नहीं आता, दूसरा चैप्टर भी शुरू करना है, तो एक कॉन्फिडेंस अभी आता है। तो वो हर चीज धीमे धीमे होगी, कोई एकदम जादू किसी के पास भी नहीं है, ना आपके पास है ना हमारे पास है, धीमे धीमे कॉन्फिडेंस आता है। हाँ जी क्या करेंगे, ये कितने का ऑर्डर है 1/3, ये क्या है हमारे पास 3/1, आउटपुट क्या आ गया 1/1, यानी कि एक एलिमेंट आना है, वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। चलिए जीरो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी कैसी बात कर रहे हो, अरे यहाँ तो एक्स निकालना है, प्रूव नहीं करना, कोई प्रूव नहीं करना, है ना, यहाँ तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी एक्स का मल्टीप्लाई x -2 से, तो x² - 2x माइनस का 40, हाँ प्लस 2x - 8 बराबर 0, तो इससे x की वैल्यू निकल के आने वाली है। और जहां तक मेरे को लगा क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन तो x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी, है ना, यहाँ से x², हाँ ये बात सही कह रहे हो, तो इजिकल टू कितना हो गया 48, बात क्लियर है, तो x² की वैल्यू कितनी हो गई 48। हाँ जी स्क्वायर है, 2 ऑप्शन होंगे, तो x इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 48, आंसर तो सही है, बट ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है अभी इसका, मतलब क्या होता है जितना हो सके अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करो, है ना। क्या लिखेंगे बताइए इसका आंसर जरा, प्लस माइनस अंडर रूट, अरे कैसी बात कर रहे हो, 16 × 3 कर दो सीधे, है ना, ऐसे करो कि किसी का स्क्वायर आ जाए, 16 3 कितना हो गया 48, वो भी कर सकते हो, मगर लॉजिकली तो जल्दी आंसर आ गया। क्या लिखेंगे आंसर इसका, वेरी गुड, प्लस माइनस 4√3, बिल्कुल सही आंसर है, एक्स का आंसर आ गया प्लस माइनस 4√3। क्लियर है मेरी बात, ये है ना, ध्यान रखना एक्स की वैल्यू निकालनी थी और हमने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को निकाल दिया है। चलिए मैं देख रहा हूँ टाइम 6 बज चुके हैं, तो क्लास को यहीं पर ही हम एंड भी करेंगे जरा, तो कोई दिक्कत है तो उसे डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। अच्छा जरूरत नहीं, चलो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो मैंने तो बात करी थी वही ना, स्टूडेंट का है ना, सबके संग अपनी अपनी दिक्कतें हैं, स्नेहा बोले थे कि ऐसे और डेज में ये पूरा फुल है, तो बहुत सारे इश्यू होते हैं, सभी एग्री हो तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप क्लास रख सकते हो। हाँ जी स्नेहा, तो कब आ रहे हो गए मेरे पीछे पड़ गए, हाँ जी कब आ रहे हो स्नेहा, सर आ जाऊंगी इस महीने में। चलो थैंक हाँ जी, यू सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है आपको, नो सर क्लियर। चलिए आराम, आप बाकी तो खैर आपके संग डिस्कस कर ही रहे हैं कल अलग से, कुछ अभी पूछना तो नहीं है, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल समझ में ना आई हो। हाँ यार अब क्लियर है थोड़ा, यस सर, है ना, चलिए बाकी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा पीएमआई वगैरह का, तो समझ जाओगे। विशेष और कृतिका आपको कुछ पूछना है आज की क्लास से, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो हम बस खत्म होने की तरफ ही है, तो इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद लेके चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, नोट्स दूंगा मैं आपको, उसके वाले नोट्स नहीं थी ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है मेन मेन, और थोड़ा सा लॉजिक हल्का सा 11th का भी यूज होगा, तो वो आपको रिवाइज करा देंगे हल्का सा, और बहुत आराम से जल्दी चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए क्लास को फिर यहीं पर ही हम एंड करेंगे और रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगे ना। चलिए मिलते हैं आराम आपसे तो कल, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके सर। ओके जी, कुछ पूछना हो तो डिस्कस करके जाना, ऐसे मत चले जाना, कितने का या विशेष कुछ पूछ